सभी ध्यान दें, एपिसोड 1130 ने जैसे दिमाग के दरवाजे तोड़ दिए। यह एपिसोड केवल गॉड वैली के बारे में जानकारी नहीं देता, यह इतिहास की किताबों को चीर कर दोबारा लिख देता है। यह कोई साधारण फ्लैशबैक नहीं है, यह एक लोर बम है जो सभी लोर बमों को खत्म कर देगा। गॉड वैली एक युद्ध भूमि नहीं बल्कि एक शिकार स्थल। वर्ल्ड नोबल्स नेटिव हंटिंग कंपटीशन की नियमावली समझा रहे हैं। हाँ, आपने सही सुना, इंसानों को खरगोश कहा जा रहा है। प्रतियोगिता में 13 सुपर रेयर खरगोश है जिनकी कीमत है 10,000 पॉइंट, और 150 रेयर खरगोश। कोई भी एक बार में मरता तो बोनस अंक और पॉइंट शानदार इनाम मिलते हैं। कुछ नोबल्स इतने पागल हैं कि पहले ही शुरुआत करना चाहते हैं पर उन्हें रोका जाता है। ठहरो, शिकार 1 घंटे में शुरू होगा। लोगों को भागने और छुपने का मौका दिया जा रहा है। कितना अमानवीय है। लोग जान बचाने के लिए चीखते हुए भाग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि यह सब सपना हो। वो रो रहे हैं, इंसानों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। यह सब बेहद अंधकारमय है। दूसरी ओर मनीर फोर्ड में माहौल गर्म हो रहा है। फ्लीट एडमिरल कॉन्ग मंकी डी गार्क से संपर्क करता है जो अवकाश पर है। कॉन्ग चाहता है कि गार्प हाचिनोसु जाए पर कारण नहीं बताता क्योंकि कुछ गड़बड़ हुई तो वह फंस सकता है। गार्प तुरंत समझ जाते हैं कि बात वर्ल्ड डोम्बल्स की यात्रा की हो रही है और याद दिलाते हैं, मैंने कई बार कहा है हाचिनोसु से दूर रहो। रॉक पायरेट्स द्वीप के खजाने को वापस लेने की कोशिश करेंगे। जब गार्प पूछते हैं, अगर तुम्हारे पास एक्सट्रॉर्ट है तो डर किस बात का है, तब कॉन्ग वह नाम लेता है जो सब कुछ बदल देता है, रॉजर। गार्प बिना हिचकिचाहट कहता है, मैं जा रहा हूँ। लेकिन ट्विस्ट यह है कि रॉक्स पायरेट्स पहले ही हाजुर नोसू से रवाना हो चुके हैं और अब वो गॉड वैली की ओर लौट रहे हैं। शिकार प्रतियोगिता के दौरान इवांकोव विद्रोह शुरू करता है। वह लोगों को चिताता है, हम में से कोई भी इस खेल के बाद जीवित नहीं बचेगा। कुछ लोग यह मान बैठे हैं कि अगर वे 3 सप्ताह तक जीवित रहें तो उन्हें आज़ादी मिलेगी, पर इवांकोव सच बताता है, यह झूठ है, एक भ्रम है ताकि खेल और रोमांचक लगे। उनका स्पष्ट संदेश, अगर जीना है तो अभी हरकत में आ जाओ। इवांको को एक शार्क मछली मानव की मदद से जंजीरों से आज़ाद किया जाता है। जिन्हीं अब बच निकलने का रास्ता बताती है। प्रतियोगिता के 2 पुरस्कार भी ही उन्हें भागने का माध्यम होंगे। ओनोमी मॉडल सेरू जो बाद में काइडो का ड्रैगन फ्रूट बना, नीकू नीकू नोमी जो कुमा का पॉप पॉप फ्रूट बना। इवांकोव यह सुनकर चौंक जाते हैं, इन 2 डेविल फ्रूट्स की मदद से हम द्वीप से निकल सकते हैं और मरीन की घेराबंदी तोड़ सकते हैं, पर समस्या थी, ये फल आइलैंड के बीचों बीच है। तब जिनी जो वास्तव में एक मास्टर जासूस है बताती है कि उन्होंने पहले ही सारी जानकारी 2 हफ्ते पहले बाहरी दुनिया तक पहुंचा दी है। उन्हें पूरा विश्वास था कि किसी ने वह सूचना सुनी होगी। इस योजना को सफल बनाने के लिए जरूरत थी एक बलिदान की। तभी युवा कुमार स्वयं को सामने रखता है, कहता है, मेरा शरीर मजबूत है, मैं दूसरों के बजाय अपनी जान जोखिम में डालना पसंद करूंगा। इवांको मानता है पर कहता है, मैं कुमा को मरने नहीं दूंगा, दाव बहुत बड़ा है। और फिर शुरू होता है संपूर्ण अराजकता। रॉक्स पायरेट्स और अन्य समुद्री डाकू मरीन पर हमला करते हैं। खुद रॉक्स अपने साथियों को आदेश देते हैं, खजाना हथियार लो। कौन कौन शामिल है? वाइट बियर्ड, शीकी, बकिंगम स्टसी, बिग मॉम, काइडो, ग्लोरियोशा, और जल्द ही गोल्डी रॉजर और उनका दल भी पहुंच जाता है। गॉड नाइट्स वर्ल्ड नोबल्स की रक्षा में जुटते हैं। गार्प और उनके सैनिकों का आगमन होता है। युद्ध छिड़ जाता है, एक ऐसा युद्ध जिसे युगों तक याद रखा जाएगा। इस बीच इवांको और कुमा दोनों डेविल फ्रूट्स तक पहुंच जाते हैं, परंतु जब इवांकोव ओ नोमी मॉडिकल शेरू खाने ही वाला होता है, बिग मॉम उन्हें दीवार पर पटक देती है और फल छीन लेती है। वह नीकू नीकू नोमी भी लेना चाहती थी पर इवांकोव कुमा से चिल्लाकर कहता है, जल्दी खा लो, अपनी जान बचाओ। कुमा फल खाते ही हमला होता है सेंट सैटर्न का। सैटर्न कहता है, तुम बेकनियर जाति के हो, तुम्हें गुलाम बनकर जीना है और मरना है, यही इतिहास तय कर चुका है। पर कुमा खड़ा होता है, कोई भी इंसान जन्म से गुलाम या खास नहीं होता। मैं निका की तरह कमजोरों की रक्षा करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करूंगा। सैटर्न ठंडी आवाज़ में उत्तर देता है, इसीलिए तुम्हारी जाति को मिटा दिया जाएगा। इसके बाद गॉड वैली की घटना इतिहास से मिटा दी जाती है।
लेकिन इस अराजकता के बावजूद कुमा, इवांकोव और जीनी 500 से अधिक लोगों के साथ भाग निकलने में सफल होते हैं। वे छिप जाते हैं सॉर्बेट किंगडम में, उसी चर्च में जहाँ कभी कुमा के माता-पिता सेवा करते थे। इवांकोव समझाता है, दुनिया को इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ गार की वीरता की मिथक ही जानते जनता के सामने रखा गया है। कुमा प्रार्थना करता है, काश मैं और लोगों को बचा पाता। जिनी और इवांकोव कहते हैं, तुमने बहुत कुछ किया, तुम्हारे हाथों ने लोगों को मुक्ति दिलाई। ये मुक्ति के हाथ है, दिल को छू जाने वाला दृश्य। इसके बाद इवांकोव विदा लेता है। कुमा और जिनी सॉर्बेट में ही रहते हैं और कहते हैं, कभी दोबारा जरूर मिलेंगे। जिनी, जो उम्र में बड़ी है, कहती है, आज से मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। दोनों लकड़ियाँ काटते हैं, बेचते हैं, जीवन यापन करते हैं। जब कुछ बच्चे कुमा को दानव कहकर चिढ़ाते हैं, जिनी उन्हें पीट देती है। कुमा माफ़ी मांगता है और अपनी सख्ती से उन बच्चे के दर्द को बाहर निकालता है, जिससे वे खुश हो जाते हैं। यह बच्चा पहले से ही एक किंवदंती है। रात को दोनों भोजन करते हुए बात करते हैं। कुमा कहता है, तुम बहुत खाती हो, और फिर दोनों आज़ादी और खुशी की भावनाओं में रो पड़ते हैं। आपको इन पात्रों के लिए सच में सहानुभूति होगी। तो ये था पूरा घटनाक्रम, अपने आप में एक तूफ़ानी यात्रा। लेकिन अब हम गहराई में उतरते हैं और उन रहस्यों को उजागर करते हैं जिन्हें ओडा ने खुलकर सामने रख दिया। सबसे पहले बात करते हैं गॉड नाइट्स की। हमने उन्हें देखा, लेकिन यह भी स्पष्ट नहीं है कि सभी गॉड नाइट्स गार्लिंग की तरह सेलेस्टियल ड्रैगन हैं या नहीं। लेकिन एक सदस्य ने ये बात कही है कि मैनमीर परिवार के लिए ट्रॉफियां हासिल करना चाहता है। यह साफ इशारा है कि मैनमीर भी एक सेलेस्टियल ड्रैगन परिवार है। अब तक हमें वर्ल्ड गवर्नमेंट के संस्थापकों में इन परिवारों का नाम ज्ञात है: नूरोना, नेफरतारी, डॉन किशोट, जे गार्सिया, मार्क्स टॉपमैन, एम्बर रॉन, सैफर्ड, फिगरलैंड और अब मैनमीर। इन नामों को याद रखना जरूरी है। बाकी कोऑर्डिनेट्स के डिज़ाइंस भी अत्यंत विचित्र हैं। एक बड़ी टोपी वाली लड़की जिस पर वर्ल्ड गवर्नमेंट का लोगो है, एक बच्चा गैस मास्क में है और एक जिसकी गर्दन पर रफ कलर है। अब बात करते हैं हाचिनोसू के खजाने की। हम कट करते हैं मरीन फोर्ड की ओर, जहाँ कॉन्ग और गार्प के बीच बात होती है। इससे साफ होता है कि कॉन्ग पहले से ही रॉक्स युग में एक उच्च पद पर था, शायद फ्लीट एडमिरल। गार्प कॉन्ग से मजाक में कहता है कि ये सेलेस्टियल ड्रैगन का स्कूल ट्रिप है, लेकिन तुरंत चेतावनी भी देता है, मैंने पहले ही कहा था, हाचिनोसू को छेड़ो मत। गार्प का संकेत है कि मरीन ने इस संघर्ष की शुरुआत की जब उन्होंने हाचिनोसू का एक खास खजाना हड़पने की कोशिश की, जिसे पायरेट आइलैंड की राष्ट्रीय संपत्ति माना जाता है। यह खजाना अब गॉड वैली में है। रॉक्स पायरेट्स के सदस्य जैसे शीकी और बिग मॉम कहते हैं, जो पहले पहुंचेगा वही खजाने का मालिक होगा। लेकिन काइडो कहता है, बिग मॉम के पास एक व्यर्थ होगा। इससे साफ संकेत मिलता है कि यह काइडो का ड्रैगन डेविल फ्रूट है, जिसे बिग मॉम इवांकोव से चुरा लेती है। कैप्टन जॉन भी कहता है कि वह इसे अपनी संपत्ति बनाना चाहता है, या इस खजाने को उसे लेजेंडरी ट्रेजर में जोड़ सकता है। चार अन्य संदूक भी थे पुरस्कार में, उनमें क्या था? रॉक्स और ड्रैगन के बीच का संबंध भी बहुत रहस्यमयी है। ईमू और ड्रैगन के बीच संबंध, सेलेस्टियल ड्रैगन के नाम, वेगापंक की कृत्रिम ड्रैगन बनवाना, यह सब इस लिंक की ओर इशारा करता है। रॉक्स डिज़ेबैक, जो दुनिया का राजा बनना चाहता था और ईमू की जगह लेना चाहता था, दोनों में गहरा संबंध है। यह समानता प्रतीत होती है। यह डीप लोर है। अब बात करते हैं रॉक्स पायरेट्स की। स्थिति तब तेजी से बिगड़ती है जब रॉक्स स्वयं नेतृत्व करता है। उसे आवाज़ मिलती है, लेकिन वह स्क्रीन पर नहीं दिखता। इस क्रू में एक से एक दिग्गज हैं। वाइट बियर्ड रॉक्स की अराजकता से नाराज और कहता है, हर कोई कप्तान बनना चाहता है। उसकी टोपी पर उसका पुराना जॉली रॉजर भी दिखता है। मिस बकिंगम स्टोसी, वर्तमान क्लोन स्टोसी की मूल, जो भविष्य में व्हाइट बियर्ड की प्रेमिका होने का दावा करती है, उसका सुकुबस फ्रूट शायद उसे उम्र बढ़ने से रोकता है। बिग मॉम पहले से ही प्रोमीथियस के साथ, वही जिसने काइडो के लिए ड्रैगन फ्रूट चुराया। काइडो 6 साल से रॉक्स की टीम में एक युवा राक्षस गोल्डन लायन सी की मांगा में पहले बार रूप से कहता है, मैं तुम सबको उड़ाऊंगा, संभवतः अपने फल की शक्ति का उपयोग।
ग्लोरियोसा एक चौंकाने वाला खुलासा अमेजॉन लिली की पूर्व रानी और कूजा पायरेट्स की कप्तान रॉक्स पायरेट्स की सदस्य थी। सीकी साकी भी शायद उनके साथ रॉक्स के क्रू में थी। ओडा ने एसबीएस में संकेत दिया था कि साकी रॉक्स क्रू की सदस्य थी, लेकिन उसने 42 साल पहले पायरेसी छोड़ दी थी, इसलिए वह गॉड वैली में नहीं थी। लेकिन ग्लोरियोसा शायद कुछ साल और रही। ग्लोरियोसा और साकी ने मिलकर हैंकॉक और उसकी बहनों को मैरी जोआस से बचाकर घर पहुंचाया था, एक और बम सेल। और अंत में कुरोजोमी युकुराशी का भी जिक्र आवश्यक है, जो काइडो के फ्लैशबैक में रॉक्स से जुड़ी थी। उसके पास शिकी का चेहरा भी था, मेनोमी से, लेकिन वह गॉड वैली में मौजूद नहीं दिखती। शायद वह तब तक क्रू छोड़ चुकी थी। हैरान कर देने वाला पल आखिर में ग्लोरियोसा के बगल में खड़ी है कैप्टन जॉन, वह मशहूर पायरेट जिसने अपने पीछे एक दंत कथाओं जैसा खजाना छोड़ा, लेकिन मर गया अपने ही क्रू की बगावत से, क्योंकि उसने कभी किसी को खजाने की लोकेशन नहीं बताई। बाद में मोरिया ने उसकी लाश को लूटा और उसे अपने जनरल जॉम्बी के तौर पर जिंदा किया। अब दूसरी ओर रॉजर पायरेट्स की एंट्री होती है। गोल्ड रॉजर, सिल्वर रेली, कॉपर गबान, मिलेट पाइन, स्पेंसर यू और सनबेल पूरी टीम मौजूद है। रॉजर खुद एस की तरह दिखता है और अभी भी वह मशहूर स्ट्रॉ हैट पहने हुए है। वो जिक्र करता है कि 1 साल हो गया, जो शायद इस ओर इशारा करता है कि 1 साल पहले रॉजर ने लॉर्ड स्टार आइलैंड पार कर लिया था और अब वह पोनेग्लिफ्स को इकट्ठा करके असली अंतिम आइलैंड की तलाश में है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती, एक तीसरी पार्टी भी इस टकराव में शामिल हो जाती है। गार की फौज मैदान में उतरती है। 40 साल का गार्ड जिसकी मुट्ठी से हाके की बिजली निकल रही है। ये वह लड़ाई है जिससे वो हीरो ऑफ द मरीन कहलाएगा। उसके साथ है हमेशा वफादार बोगार्ड, जो आज के समय में लगभग 60 साल का होना चाहिए। अब आता है वन पीस का सबसे इमोशनल और दर्दनाक हिस्सा, गॉड वैली फ्लैशबैक थोड़ा स्किप करता और हमें दिखता है कुमा का साधारण जिंदगी सॉर्पेट किंगडम में। इवोंकॉव जल्दी से मॉर्गन्स का जिक्र करता है, जो उस समय सिर्फ 15 साल का था, लेकिन पहले से ही वर्ल्ड इकोनॉमिक न्यूज़पेपर में एक्टिव था। एक दिल तोड़ देने वाली डिटेल, जब इवांका कुमा और जीनी से विदा लेता है तो कुमा कहता है, मैं कभी ऐसा चेहरा नहीं भूल सकता। और यही वो बात है जो मारीन फोर्ड में दिल चीर देती है। जब कुमा की सारी यादें मिटा दी जाती है और इवांका की शक्ल भी उसे याद नहीं रहती, इवांका रो पड़ता है, ओडा तुम सच में दरिंदे हो। फिर हमें कुमा के परिवार की झलक मिलती है। वो लोग चर्च में रहते थे। इससे पहली बार हमें ये समझ में आता है कि कुमा हमेशा बाइबल क्यों लेकर चलता है। वो एक धार्मिक इंसान था, लेकिन लगता है उसका धर्म सन गॉडनिका की भक्ति पर आधारित था, या फिर शायद किसी पवित्र पथ पर आधारित जो दया और सेवा को प्राथमिकता देता है। कुमा दूसरों के जख्म भरता है, बच्चों को चंगा करता है, जैसे कोई चमत्कारी पैगंबर हो। जैसे कि उम्मीद थी, जीनी उसके साथ रुकती है और वही बनती है बॉनी की माँ। वो दोनों मिलकर सॉर्वेट किंगडम में एक नई और सादी ज़िंदगी शुरू करते हैं। जिनी जापान के कैंसाई क्षेत्र में बोलती है और कुमा को कुमाशी कहकर बुलाती है। कितना प्यार। कुमा उसे बड़ी भूख की कहता है, एक छोटा सा इशारा बॉनी की भूख पर जो उनके खून में ही है। ये दोनों मिलकर लकड़ी काटते हैं, खेतों में मेहनत करते हैं। इसी मेहनत से कुमा राजा बनेगा, बॉनी की परवरिश करेगा और फिर जालिम कहकर निकाल दिया जाएगा। बॉनी की बात करें तो हम दो बच्चों को देखते हैं जो कुमा के साथ जोड़ते हैं, और आगे चलकर यही बच्चे बॉनी के क्रू का हिस्सा बनते हैं। कुमा की बेटी की रक्षा करने के लिए ओडा सब कुछ पहले से प्लान कर चुका है। अब आते हैं आखिरी सबसे भारी हिस्से पर, जो अपॉय की रेस। कुमा और सैटर्न की बातचीत के दौरान एक दमदार रहस्य खुलता है। सैटर्न कहता है कि कुमा एक गुलाम बनकर पैदा हुआ था। वह कुमा पर कुमा जवाब देता है, मैं किसी को बचाने वाला बनना चाहता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे ना। और सैटर्न कहता है, इसलिए तुम्हारी पूरी जाति को मिटाना जरूरी है। इस एक लाइन से ओडा ने शायद ये संकेत दिया है, क्या असली जो है वह एक बकनियर था? यही वो अपराध था जो जाति को निका फल लेकर पैदा हुई थी और जिससे पहली बार जॉय बॉय की हकीकत बनी। इस डर से कोई और जॉय बॉय न बन जाए, पूरी बकनियर रेस को मिटा दिया गया। और मैरी जुआ में जो विशाल टोपी रखी है वह दरअसल एक बकनियर की टोपी हो सकती है,
ना कि किसी जायंट की, क्योंकि जायंट्स के लिए वो टोपी बहुत छोटी है, लेकिन बकनियर्स के लिए एकदम परफेक्ट। इससे ये भी समझ आता है कि उस प्राचीन किंगडम का समुद्री डाकुओं से क्या गहरा नाता था, और जॉयबॉय भी उन्हीं का हिस्सा था। सैटर्न ने फिर से शक किया होगा, लेकिन सरकार एक चीज़ नहीं समझती, जॉयबॉय बनना किसी जाति या खून में नहीं होता है, ये इच्छा से होता है। दुनिया को आज़ादी देने की चाह से होता है, ड्रीम्स को सच करने की ताकत से होता है। एपिसोड 1130 एक फ्लैशबैक नहीं था, ये इतिहास का पुनर्लेखन था। ओडा ने लोर का ज्वालामुखी फोड़ दिया, गॉड वैली, रॉक पायरेट, गॉड नाइट्स, कूमा का अतीत, जॉय बॉय की जाति, ये सिर्फ इतिहास नहीं, एक भविष्य की नींव है। आपका सबसे बड़ा माइंड ब्लो मोमेंट कौन सा था, कमेंट्स में बताएं, क्योंकि ये है फिक्सन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। तब के तक के लिए पीस आउट।